सो कंपनी ऑडिट में अब बचा दो टॉपिक, डेप्रिसिएशन एंड डिविडेंड। सारा क्वेश्चन लास्ट में जो भी है उसी को लेके है। अब ऐसे तो ये अकाउंट्स भी है और ऑडिट भी है। इतना तो समझ गया कि ऑडिटर पे जिम्मेदारी क्या थी। क्या जिम्मेदारी थी? अकाउंट्स को दिखा करके लोगों का पैसा कंपनियां लूट लेती हैं, सरकार का टैक्स कम देती है। तो ऑडिटर एक प्रोफेशनल पे जिम्मेदारी क्या की गई, दे दी गई। अब पहले तो ये A6 जो है वो भी आज की तारीख में हटा लिया गया। अब जो है वो सिर्फ बचा है कौन, A10, तो अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को लेकर के वो थोड़ा ज्यादा कॉशियस थे। क्यों? बाकी के बारे में बात नहीं की वो लोग। डेप्रिसिएशन पे बात करने के पीछे कारण क्या? जब कोई चीज को महत्व दिया तो बाकी को जब छोड़ा, तो दोनों के बीच का कोई डिफरेंस बताओगे? जब छोड़ा है और डेप्रिसिएशन को लिया। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है और बाकी सब में पैसा जाता है। तो बाकी सब में पैसा जो जाता है उसमें तो आप छुपा नहीं सकते, वो तो पैसा गया है और जितना गया है उतना ही दिखाओ। नॉन कैश ये तो हमारा मन है, हम कम भी लिख रहे ज्यादा भी लिख दे, किसी को कैसे भी समझ में आएगा। तो कुछ एक आइटम अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए लोग ज्यादा यूज करते हैं। उसमें से एक आइटम कौन, डेप्रिसिएशन। क्योंकि फिक्स एसेट खरीदना था वो तो तुम डेबिट कर चुके हैं, हो सकता है कि उसकी वैल्यू के साथ भी छेड़छाड़ किया, बट गया तो वहां भी पैसा था। कैपिटल रेवेन्यू का कंसेप्ट तो तुम्हें ध्यान रखना था। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश खर्चा है। और ले देखिए सारा क्वेश्चंस का कहानी ये है कि यदि उस अकाउंट्स में तुम डेप्रिसिएशन को जो दिखाओगे उसके बाद ही तो नेट प्रॉफिट आएगा। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट अफेक्टेड हो जाएगा किसके कारण? अब बढ़ा करके दिखाना है तो डेप्रिसिएशन को तुम कम रखना चाहेगा, प्रॉफिट घटाना हो तो डेप्रिसिएशन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। नॉन कैश है, किसी को देना तो था नहीं। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लेना है, हमारा मन किया कभी 10, कभी 20, कभी 25, अब कुछ भी कर सकता है। कभी स्ट्रेट लाइन, कभी WDV। इसी को चेक करने के लिए ही तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लिखा गया कि देख भाई अपनी मर्जी से मत कर। चल वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप कंपनी एक्ट में हो। कंपनी एक्ट में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन को लेके एक शेड्यूल है, होपफुली मेरे ख्याल से शेड्यूल 2 में भी कंफर्म करना है। क्योंकि डेप्रिसिएशन को लेकर के ऑलरेडी एक शेड्यूल है। उस शेड्यूल में डेप्रिसिएशन के रेट के बारे में जिक्र है। किसके बारे में जिक्र है? डेप्रिसिएशन के रेट के बारे में। मतलब कि आप जो भी कुछ शेड्यूल देखोगे उसमें ऑलरेडी, हाँ, शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 यानी कंपनी एक्ट में ऑलरेडी एक शेड्यूल 2 डेप्रिसिएशन को जगह दी गई है। क्या रेट होगा, कैसे उसकी लाइफ कैलकुलेट करोगे, मतलब नहीं लिखते तो फिर तुम अपना मर्जी का करता। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमने उसे शेड्यूल 2 में जगह दी और ऑडिटर को भी बोल दिया उस आइटम को ध्यान से तू देखेगा, उस आइटम को तू ध्यान से देखेगा।
क्योंकि उसके लिए कोई पॉकेट से पैसा गया नहीं है कि लोग अपनी मर्जी से चाहे कुछ भी डाल दे। तो फिर इसी डेप्रिसिएशन को लेके, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, तो जैसे मैंने अभी कहा 6 को विड्रॉ कर लिया गया है। काउंटिंग स्टैंडर्ड में भी चेंजेस हैं। 8 मेरे ख्याल से विड्रॉन है, 6 विड्रॉ के 10 के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो समय के साथ साथ उसमें चेंजेस हैं। अब ये सब थ्योरेटिकल लाइफ है, अब उसे पढ़ने नहीं जा रहा हूं। अगला टॉपिक है कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का मकसद क्या है। टू कीप कैपिटल व्हाट इंटैक्ट। अब ये फीलिंग क्या, बोला कैपिटल को इंटैक्ट रखने के लिए डेप्रिसिएशन पॉकेट से लग नहीं रहा, बट फिर भी खर्चा क्या कर रहे, दिखा रहे। क्यों कि फिर जब वो एसेट्स खत्म हो जाएगा तो उसी पैसे से दूसरा एसेट्स क्या करेंगे, खरीद लेंगे, कैपिटल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही मीनिंग है टू कीप कैपिटल व्हाट इंटैक्ट। और दूसरा, एक सामान का कॉस्ट निकालने के लिए तो डेप्रिसिएशन का कंसिडर करना भी क्या है, जरूरी है भाई। तो जब डेप्रिसिएशन दिखाएगा नहीं तो कॉस्ट कैसे आएगा, या फिर कॉस्ट या दूसरी भाषा में प्रॉफिट भी सही से नहीं आएगा, या फिर अकाउंट्स का जो बेसिक लाइन है ट्रू एंड फेयर तो दिखेगा ही नहीं। इसी को बोला जाता है कि क्यों डेप्रिसिएशन दिखाना चाहिए। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स मतलब जो समय के साथ साथ खत्म हो रहा है, कम हो रहा है समय के साथ साथ, उसको कहते हैं वेस्टिंग। बोला सर ऐसे तो सभी खत्म होता है, बट ऐसा नहीं है। ये टेबल 4 साल पहले खरीदा था वैसे ही खत्म कहाँ हुआ भाई, डेप्रिसिएशन जा रहा, लेकिन है तो सही यार। और इसको हम मेंटेन करेगा तो चलेगा तो 500 साल, 1-2 साल भी नहीं। नहीं मेंटेन करेगा तो 10 साल में खत्म है। बट यदि मेंटेन किया तो ये 500 वर्षों तक भी क्या होगा, बीच बीच में खाली उसको रंगाई कर देना है, ढीला उला हुआ ठीक कर देना है। कौन सा लकड़ी खत्म हो जाएगा भाई, तो रहेगा ना। बट कुछ एसेट्स खत्म होगा। कोल माइन लीज पे लिए हैं, अब कोल माइन लीज पे लिए हैं, जिंदगी भर कोयला नहीं देगा वो। जैसे जैसे निकालते जाएंगे उसका रिजर्व क्या होगा, कम होता जाएगा। और जब कम होता जाएगा तो वैल्यू डेटोरिएट तो हो रही है। उसके डेप्रिसिएशन के लिए उसने एक वर्ड बोला, डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट, वेस्टिंग एसेट। क्लियर है। ये जहां जहां 6 है आज की तारीख में, उसे क्या कर लोगे, 10। ओके, तो AS10 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड मतलब वही WDV, स्ट्रेट लाइन। बोला देखो जो करना है करो, लेकिन एक ज्ञान जरूर बोला, बोला कि उसका पूरा जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है बस वो पूरी जिंदगी में खत्म करना है तुमको, उसकी एसेट्स की जिंदगी में। डेप्रिसिएटेड वैल्यू, ध्यान रख कि हम एक सामान खरीदा 2 लाख में कॉस्ट, और हम जानता है कि इसको 10 साल से ज्यादा यूज, आजकल तो कंपनियां भी चालाक हो गई है, मशीन उसके सिस्टम में ही डाल देती है कि 10,000 घंटा चले तो अपने आप बंद हो जाना। उसे सिस्टम में ही प्रोग्रामिंग में क्या की, जानती है कि नहीं करेंगे तो फिर खरीदेगा ही नहीं। जैसे अपना मोबाइल इतना नया नया अपडेट दे देती है, बोलती है बदलो, तो उसके समय के बाद तो खत्म। तो मान ले हम यदि कोई एसेट 2 लाख में खरीदा और 40,000 में बेचेंगे 40 में, तो इतना तो मालूम है कि उसकी पूरी जिंदगी में मुझे 1,60,000 डेप्रिसिएट क्या है, करना पड़ेगा। अब 1,60 हमको उसकी पूरी लाइफ में क्या करना है, डेप्रिसिएशन को दिखा करके हटा लेना है। क्लियर। अब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला देख भाई तेरे को जो मर्जी है वो कर, लेकिन उसकी जिंदगी में 1,60 हटा ले, जिंदगी में उसका क्या कर, 1,60 हटा ले। तो यहाँ 2 चीज हो गई, 2 में खरीदे थे वो तो चल अलग बात है क्या,
10 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी वो एक एंटिसिपेट करना एक बड़ा हेडेक हो गया। अब 2 लाख हम बोला छोटा अमाउंट है, यहाँ तो बड़ी कंपनियों का कहानी है, 200 करोड़ वैल्यू है एसेट्स का, और एक सर्टेन ईयर के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी वो एस्टिमेट करना है। तो वहां तो प्रॉफिट करोड़ों में कम बेसी दिखेगा भाई। तो फिर वो अंत वाला वैल्यू कितना होगा वो कैलकुलेट करना वो एक हेडेक है। और दूसरा इसका लाइफ कितना होगा। लाइफ अब स्टैंडर्ड कंपनी फिक्स करती है, लेकिन कम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो जिसके कारण उसने उसको कहा कि इन सब चीजों को कैलकुलेट करते वक्त तुम्हें थोड़ा सा बहुत सारा चीज को ध्यान से क्या करना होगा, देखना पड़ेगा। तो वही ज्ञान है। There are several methods of allocating depreciation over the useful life of assets, and those most commonly employed in industrial and commercial is what? Straight line and what? Reducing. उसके अलावा production unit method, machine hour method, sum of digit method, annuity method, sinking fund method, बहुत सारा है। अब रहा कि the various important factor मैनेजमेंट को क्या ध्यान रखना होगा कोई भी पर्टिकुलर मेथड को कैलकुलेट करते वक्त। वो टाइप ऑफ एसेट्स, नेचर ऑफ यूज, circumstances prevailing in business and state of the economy, इतना ध्यान रखना पड़ता है। आ रहे टाइप ऑफ एसेट्स। अब टाइप ऑफ एसेट्स क्या है। मान ले कि टाइप ऑफ एसेट्स एक फ्रिज है, तो किसी कंपनी ने खरीदा या ओवन ही खरीदा, तो बोला सर वो तो ठीक है लेकिन दूसरा नेचर भी ध्यान रखना होगा। अब नेचर क्या है, एक होता है कि मेरा ऑफिस है, हम ओवन क्यों रखा, भाई कभी खाना आएगा तो गर्म करके एम्प्लॉय लोग क्या करेगा, खाएगा, खरीद सकती है भाई किचन। बट मेरा रेस्टोरेंट है और हम ओवन खरीद रहा है, तो दोनों में यूज में तो फर्क है। रेस्टोरेंट में तो हम सुबह से लेकर रात तक चला रहे होंगे, ऑफिस में तो थोड़ा बहुत कभी कभार चला। और डेप्रिसिएशन का तो मेथड रेट के समय ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा है सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग इन बिजनेस। अब एक है कि चल मान लिया कि रेस्टोरेंट ही है लेकिन मेला मेला घूम करके लगाता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वो भी तो कहानी है। उस बिजनेस का कंडीशन क्या है, क्लियर। एंड चौथा इकोनॉमी स्टेबल है, इन्फ्लेशनरी है, इन्फ्लेशन महंगाई है तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा घटना पड़ेगा। ये सबको ध्यान में रख करके तुम्हें उसका रेट लाइफ मेथड जो भी है वो क्या है डिसाइड करना है। बट ले देके यूजफुल लाइफ में उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू को उड़ाना है और यूजफुल लाइफ में सही से बांटना भी है। तो डिटरमाइनिंग द अमाउंट चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आर यूजुअली बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। ले देखे हिस्टोरिकल कॉस्ट, कितने में खरीदे थे या बीच बीच में रिवैल्यू भी करते हो, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ एंड व्हाट एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, जो शुरू में बोल रहे थे कि लाइफ कितनी होगी, अंत में उसका वैल्यू कितना होने वाला है। और खरीदे तो हो लेकिन बीच में एसेट्स रिवैल्यू हुआ तो बढ़ाओगे भी ना, ठीक है। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएबल एसेट्स इज शॉर्टर देन व्हाट फिजिकल लाइफ। अब फिजिकल लाइफ मतलब रहेगा कोई चीज तुम्हारे पास 40 साल बट यूज ही कर पाओगे 20 साल। अब एक कपड़ा है यार, तो वो तो रह जाएगा 20 साल लेकिन हम पहनेगा ही तो 3 साल, तो हमको तो 3 साल में ही क्या करना होगा। फिजिकल लाइफ अलग हो गया और यूजफुल लाइफ अलग हो गया। तो बोला यूजफुल लाइफ शॉर्टर है। और अब रहा कि लाइफ को डिसाइड करते वक्त क्या ध्यान रखें, वही सब ज्ञान है छोटा छोटा कि भाई प्री डिटरमाइंड लीगल। अब लीगल भी होता है, बोला कैसे भाई। अब जैसे कार खरीदेगा तो सरकार क्या बोलती है 15 साल से ज्यादा चलाने नहीं देंगे, 15 साल से पुराना वाले को वो रिन्यू लाइसेंस करती नहीं है जैसे, तो उनको फिर क्या करना पड़ता है
गाड़ी सही है बट फिर भी कटवाना पड़ता है। तो लीगल पार्ट भी ध्यान रखना है, आप उसे कितना यूज और कंज्यूम कर रहे हो वो ध्यान रखना है, कितना फिजिकली डिटोरिएट हो रहा है वो ध्यान रखना है, एक शिफ्ट में फैक्ट्री चला रहे हो ना 3 शिफ्ट में चला रहे हो वो ध्यान रखना है। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, अभी अब 5G का जमाना आ गया, 2G 3G कहाँ से चलेगा, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड चेंज हुआ, चेंज इन मार्केट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, लीगल एंड अदर। मतलब लाइफ को डिसाइड करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखोगे, एक तरह से ये डिस्कस किया हुआ। डिस्क्लोजर ऑफ स्टेटमेंट इन पीएल, अब बोला पीएल जब बनाओगे तो भाई खुद कुछ आपको है, शेड्यूल 2। तो अंडर सेक्शन 123 एक लाइन बोला था जिसके लिए डेप्रिसिएशन अपना एक महत्व बना लिया, बोला डिविडेंड 123 डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड or paid by company for any financial year out of the profit। बोला कंपनी डिविडेंड कब देगी, जब प्रॉफिट कम आएगी तब, लेकिन प्रॉफिट निकालते वक्त आफ्टर प्रोवाइडिंग द व्हाट डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल। बोला प्रॉफिट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 के हिसाब से ही क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन आप आज पर अकाउंट्स रखे थे, लेकिन वो तो बोला कि टैक्स वाले के हिसाब से माइनस होगा, लेकिन उसी तरह कंपनी एक्ट में भी बोला कि भाई तू अपने मन से जो करेगा उससे कोई मतलब नहीं है, डेप्रिसिएशन होना चाहिए किसके आधार पे, शेड्यूल 2 के आधार पे। क्लियर है? यानी डिविडेंड देंगे किससे, प्रॉफिट से, बट प्रॉफिट निकालते वक्त डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 के आधार पर होना चाहिए। अब लॉ की इस लाइन के कारण इसकी वैल्यू क्या हो गई, क्रिएट हो गई, थोड़ा ध्यान रखना पड़ा। फिर क्या लिखा, यूजफुल लाइफ टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन द कंपनी एक्ट 2013 में बोला है। सेक्शन 2 क्या बोलता है, शेड्यूल 2, useful life of an asset shall not ordinarily be different from the useful life specified in what, पार्ट सी। मतलब अब उस शेड्यूल में अलग अलग पार्ट है और वहां बोल दिया गया है कि किसी एसेट्स का लाइफ आपको इतना ही लेना होगा, यानी उससे ज्यादा तुम या उससे डिफरेंट तुम नहीं ले सकते हो। तुम बोलोगे नहीं हम 10 साल तक इसको चला सकता हूं, वो बोला नहीं तुमको 6 साल में क्या करना होगा, उड़ाना पड़ेगा। ओके? कम लाइफ तुम्हारा क्या है, लाइफ कम हो सकता है बट ज्यादा नहीं हो सकता। अब बोला कम कैसे हो सकता, बोला भाई तू बोला 6 साल, लेकिन हम जैसे यूज करते हम 3 साल से ज्यादा इसको यूज कर ही नहीं पाएगा। फिर क्या लिखा, रेसिडुअल वैल्यू किसी भी केस में 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मान के चला कि 95% तक तुमको क्या करना होगा, डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। तो ऑन एन स्टैंडर्ड हम लोग एक लाइन में कि कोई भी एसेट्स कितना डेप्रिसिएट हो सकती है, 95%। ओके? आगे, if a company does not use the useful life or residual value of the assets as provided in schedule 2, the justification for difference shall be होगा, अच्छा चक्कर है भाई, difference shall be disclosed in what, financial statement। ठीक कर लो उसकी भाषा, कौन सा पेज में है, 114। shall be disclosed in financial statement where during
एनी फिनेंस ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर। अब ये तो एक सिंपल लाइन बता के चला गया, एक तरह से शेड्यूल 2 में ये सारा चीज क्लियर बोल दिया। लाइफ को ध्यान कैसे रखना है, रेसिडुअल वैल्यू क्या होगा। अब क्या बोला, यदि किसी साल एडिशन जोड़ा गया, where any assets has been sold, discarded, demolished, destroyed, जा भी सकता है। Depreciation on such assets shall be calculated on pro rata basis, मतलब जितना दिन यूज किए हो, जितना दिन। अब ये भी लॉ है, बोला काहे को, ये तो हमेशा करते हैं, नहीं लिखता तो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर देता। प्रोराटा का मतलब ही क्या, प्रोपोर्शनेट, यानी समय के आधार पे। इफ एन एसेट इज यूज्ड फॉर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर ऑफ डबल शिफ्ट, द डेप्रिसिएशन इंक्रीज बाय व्हाट, 50%, एंड ट्रिपल शिफ्ट 100%। मतलब तुम यदि मान लो कि फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 20% रखा है, तो नॉर्मली फर्नीचर ऑफिस खुलेगा, या मान ले कि प्लांट एंड मशीनरी है। अब प्लांट एंड मशीनरी तुम फैक्ट्री 8 घंटा भी चला सकता है, 16 घंटे भी चला सकता है, और वाट 24 घंटा भी चलाता है। तो एक शिफ्ट हम लोग कहते हैं 8 घंटे का, जैसे दो शिफ्ट, 2 से 10, 3 शिफ्ट, रात को 10 से 6। तो यदि हम प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 20% डिसाइड किया, तो वो 20% तो सिंगल शिफ्ट है। डबल शिफ्ट चलाओगे तो नहीं होगा, कितना 30%, 50% और बढ़ेगा, तो 20% से कितना होगा 30, और ट्रिपल शिफ्ट चलाओगे तो 100, यानी कितना 40%। ठीक है, सिंगल शिफ्ट में नॉर्मल रेट है, डबल शिफ्ट में बोला 50% से बढ़ेगा जो भी रेट आपका होगा, और ट्रिपल शिफ्ट में 100%। ये मत सोचो 100% डिप्रिसिएशन है, वो रेट का 100 है। ओके, तो किसका 100 है, रेट का 100। यानी सिंगल शिफ्ट में यदि बोलोगे तो नॉर्मल रेट हो गया, सिंगल शिफ्ट में क्या हो गया, नॉर्मल रेट हो गया। अब सिंगल शिफ्ट में सपोज करो तुम्हारा नॉर्मल रेट 20%, तो डबल शिफ्ट का कितना हो जाएगा 30, एंड ट्रिपल शिफ्ट का कितना हो जाएगा 40। क्लियर, मतलब डबल शिफ्ट क्या हो गया 20% प्लस उसका क्या 50। ओके, 20 का ही लेंगे ना ऑब्वियसली, जो भी है वो किसका होगा 20 का। ठीक है, चलिए, शेड्यूल 2 needs disclosure in financial about the depreciation method used and useful life, और यदि वो डिफरेंट है तो फिर उसका रीजन। ठीक है, नेक्स्ट, अब फिर शेड्यूल 2 सेक्शन 6 ले, देखिए फिर अलग आया, क्या लिखा फिर आगे, Schedule 3, general consideration for preparation of financial balance sheet and PL requires separate disclosure of depreciation charge and impairment losses reversal, along with the reconciliation of the gross and net carrying amount of each class of assets at the beginning and the end of a reporting period, showing addition, subtraction, मतलब पूरा एक डिटेल बना करके क्या करना होगा, देना होगा। जैसे कि थोड़ी देर पहले ही एक एनुअल रिपोर्ट की कहानी बात कर रहे थे, तो मैं एनुअल रिपोर्ट में आप किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट यदि देखते हैं मान लो, तो एनुअल रिपोर्ट में यदि आपने देखा कि फिक्स एसेट्स 2.1 था ना, 2.1, तो 2.1 क्या कहता है भाई,
अब 2.1 की यदि बात करोगे तो प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन देखो कि वो कैसे आपको बोलता है, ये सब बना के क्या करो, दिखाओ। तो ये तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, ये भी शेयर है। इन्वेस्टमेंट 2.1 ये कौन सा है? हाँ, एसेट्स का। तो देख एसेट्स के बारे में उसको इतना लिखना पड़ा। प्रॉपर्टी प्लांट, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है कंपनी को, लाइफ क्या है, सारा ज्ञान। बोला बिल्डिंग को हम 22 से 25 पकड़ा है, प्लांट एंड मशीनरी को 5 पकड़ा है, ऑफिस इक्विपमेंट को 5 पकड़ा है, कंप्यूटर को। बोला ये सब टेक्निकल एवोल्यूशन, ये सब की कहानी से बताना पड़ेगा उसको ऑडिट रिपोर्ट में। क्लियर? फिर उसके बाद ये सब ज्ञान दिया, मेथड जो भी रहा, इम्पेयरमेंट यानी नुकसान। अब ये रहा उसका डिटेल, कैसे दिखाया देख कि लैंड एंड बिल्डिंग फ्री होल्ड क्या लिखा, साल के शुरू में था कितना, और जोड़ा कितने का, 32 करोड़ का। तो अंत में कितना, खाली जमीन है तो डेप्रिसिएशन तो नहीं होगा ना। बिल्डिंग इतने का था, जोड़ा 559 करोड़ का और बिल्डिंग हो गया। पहले से प्रोविजन इतना था, इस साल और डेप्रिसिएशन जोड़ा तो टोटल हो गया ये। अंत में WDV और 21 कैरिंग अमाउंट शुरू का, और ये वॉट लास्ट का, यानी WDV। अब जो बेचा है, जैसे कि मान ले प्लांट एंड मशीनरी में बेचा भी है, तो बेचा है तो मतलब पूरा रिकॉन्सिलेशन दिखाना पड़ेगा। समझ गए? शुरू में कितना था, इस साल कितना जोड़े हो। ये नहीं कि खाली बैलेंस शीट में लिख लिए बस हो गया। बोला सब लिख के दिखाओ। तो वही कहानी यहां बोला था। क्या बोला? बोला कि भाई आपको एक रिकॉन्सिलेशन दिखाना है। क्या चीज? बिगिनिंग, एंड, एडिशन, माइनस, सब कुछ। क्लियर है? फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले लिया हूं, तो फिर कर लोगे काट के वॉट 10। तो 10 फिर क्या बोला, यदि हिस्टोरिकल कॉस्ट की जगह कुछ दूसरा लिया तो फिर कारण बताओ। हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर हिस्टोरिकल टोटल डेप्रिसिएशन क्लास रिलेटेड एक्यूमुलेटेड फॉलोइंग डिस्क्लोजर डेप्रिसिएशन मेथड, वही सब कहानी है। लीगल नेसेसिटी सेक्शन 123, बिना दिए तो डिविडेंड दे नहीं सकते हो, यही तो कहानी है। प्रोविजन फॉर पास्ट depreciation past year, a company has not provided for depreciation for any financial year, इसी साल यदि नहीं दिखाए हो before declaring and paying provided for such either of the profit of the financial year and out of this, उसका भी प्रोविजन तुमको क्या करना होगा, करना पड़ेगा। That a company has not provided before, डिविडेंड तो दे ही नहीं सकते हो, उसी चीज को रिपीट कर रहा है। अब खाली डिविडेंड ही नहीं, एक और कहानी है, मैनेजरियल रेम्युनरेशन। कभी कभी मैनेजरियल लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट का 5% लेंगे, तो बोलते फिर प्रॉफिट कौन सा, वो प्रॉफिट के लिए भी डेप्रिसिएशन कौन सा, तो ले देखिए वही है शेड्यूल 2। तो क्या लिखा, अंडर सेक्शन 197(1) depreciation calculated in the manner specified in 198 of the company must be declared deducted before the arriving at the amount of what, net profit on which managerial remuneration should be what, calculated, क्या देना है। ओके, एक डिविडेंड के लिए भी और एक किसके लिए, मैनेजरियल रेमुनरेशन के लिए। ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग व्हाट, बोला ऑडिटर का ड्यूटी क्या है, तो वो तो अभी देख ही लिया क्या ड्यूटी है।
क्लियर अच्छे? तो ये था ऑडिट में रिलेटेड टू व्हाट? डेप्रिसिएशन। अब आ जाओ प्रॉफिट, डिविडेंड। डिविडेंड किससे दोगे? प्रॉफिट जो बचा, तो प्रॉफिट जो बांटने वाले वही ना, तो उसी को क्या बोला गया? डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर? डिविडेंड किसको कहते हैं? डिविडेंड से रिलेटेड कंपनी एक्ट क्या बोलता है? तो ले देखे वही है। तुम अब प्रॉफिट बांटने जा रहा है, तो लोगों को देने से पहले कंपनी एक्ट बोला भाई पहले सब कुछ सही से अपना ठीक कर ले, देख ले। ये नहीं कि बांट देने के बाद बोला जा गलती हो गया, तो अब कोई देने वाला नहीं है, फिर तेरा बिजनेस का अस्तित्व कभी खतरे में क्या है? पड़ जाएगा। इसीलिए वो थोड़ा सा बोला। अब जब बोला तो फिर ऑडिटर को बोला तेरा जिम्मेदारी है, तू ध्यान से देखना कि बांटा तो है लोग, बट बांटने का पहले सारा कहानी वो लोग सही से देखा या नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी को बढ़ा दिया। तो डिविडेंड का मतलब, अब डिविडेंड का मतलब इक्विटी प्रेफरेंस जो भी बांटा जाता वो कंसिडरेशन बिफोर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बोला डिविडेंड पेमेंट करने के पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी। तो देख अब क्या लिखा 123, डिविडेंड पेड करने के पहले क्लियर कर लो कि डेप्रिसिएशन आप दिखा चुके हो। दूसरा, past reserve created out of profit or credit balance in PL account brought forward after providing the award। पिछला पीएल से दे रहे हो तो पिछला पीएल भी कम से कम डेप्रिसिएशन दिखाने के बाद आना चाहिए। और तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट यदि तुमको डिविडेंड देने के लिए पैसा दी है तो तुम उससे भी क्या कर सकते हो? दे सकते हो। तो पहला चीज तो यही बोला कि डिविडेंड किससे दे सकते हो। तो अभी थोड़ी देर पहले जब बोनस के समय बात कर रहे थे, इस कैपिटल प्रॉफिट से तो दे नहीं सकते हो। पास्ट रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ व्हाट? प्रॉफिट। यानी पीएल से, जनरल रिजर्व से भी चाहो तो क्या कर सकते हो? दे सकते हो। मोड ऑफ पेमेंट, देना कैसे होगा? तो बोला चेक से दे दे भाई। थर्ड पार्टी, कभी कभी कोई धंधा ऐसा रहता है ना भाई, 10 साल तक लाभ ही नहीं हो रहा। धंधा ही ऐसा, सिप बनाने का फैक्ट्री है, अब सिप बेचेंगे तो 15 साल बाद। अब उसके चक्कर में बहुत लोग पैसा लगाना ही नहीं चाहते हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है भाई, भले ही प्रॉफिट ना हो तो भी तू क्या करता है? दे सकता है। और हो सके कि गवर्नमेंट तुम्हें उसके लिए फंड दे, मतलब उनके अपने बिजनेस के लिए, चाहे जो भी हो। उनको लगता है गवर्नमेंट को कि ये इंडस्ट्री भी जरूरी है, अभी इसको कम से कम दो, सो दैट कि वो डिविडेंड दे, नहीं तो कोई चालू ही नहीं करेगा, कोई चालू ही नहीं करेगा। और वो धंधा चालू नहीं होगा तो फिर लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम भी होगा। तो तीसरा पॉइंट लीगल सेंस में ही रख, ज्यादा नहीं समझ के, कि तुम डिविडेंड उस पैसे दे सकते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तुमको क्या की है? दी है। मोड, मोड मतलब चेक। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर से वही कहानी रहा। एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन, पीछे का यदि डेप्रिसिएशन बाकी रह गया बिकॉज आपका लॉस हुआ था, इस साल भी कम से कम क्या करो? पहले दे दो। पीछे का लॉस था तो बोला भाई डिविडेंड देने से पहले क्या करो? उसको एडजस्ट कर लो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, बोला कि जब डिविडेंड दोगे तो कुछ अमाउंट तुमको रिजर्व में भी क्या करना होगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तुम डिविडेंड शेयर होल्डर को बांट रहे हो तो कंपनी एक्ट क्या कहता? भाई पैसा बहुत बांट रहा तू, कुछ अमाउंट को रिजर्व में भी क्या कर? ट्रांसफर कर दे। एंड यूज ऑफ पास्ट रिजर्व, इसके ऊपर नीचे कंडीशन है कि यदि तुम्हारे पास इस साल प्रॉफिट क्या रहा? कम है, नहीं है, तो पिछले रिजर्व से भी तुम कुछ कंडीशन फुलफिल करोगे तो डिविडेंड क्या कर सकते हो? दे सकते हो। अब पिछले रिजर्व में से उसका नाम रखा फ्री रिजर्व। उसका क्या नाम रखा? फ्री रिजर्व। फ्री जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
a reserve which are available for distribution, the dividend, but do not include, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, अनरियलाइज गेन, अनरियलाइज मिला ही नहीं है भाई, नोशनल गेन खाली एंट्री है, रिवैल्यूएशन एंड surplus in profit and loss account on measurement of assets or liability of what, fair value. अब assets की वैल्यू को बढ़ाने घटाने के कारण भी तो बढ़ सकता है, तो सीधा कहानी जो थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे, भाई पैसा आया नहीं, डिविडेंड कैसे बांट रहा तू, खाली हवा का एंट्री में ही बांट रहा है, एक्चुअल में भी क्या है होना चाहिए, नोशनल कॉस्ट जिसका पेमेंट नहीं करते फिर भी हम लोग लिख लेते हैं, तो कॉस्ट की तरह ही गेन मिला नहीं, बट फिर भी क्या किया, लिख लिया। अब डिविडेंड रिस्ट्रिक्शन ऑन रेट, ऊपर में जो बोला था ना कि कंडीशंस है डिविडेंड देने के लिए, यदि इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो बोला रिस्ट्रिक्शन ऑन रेट, रेट क्या बोला, रेट जो होगा वो एवरेज ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर, एवरेज ऑफ व्हाट, मान लो कि इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो प्रॉफिट पे नहीं, डिविडेंड किसे दोगे, तो बोले नहीं पहले का बचा के रखे, तो उससे क्या कर सकते हैं, तो बोला कितना, बोला 70% देंगे, बोला पिछला 30 साल में कितना दिया था, बोला एक बार 30 दिए थे, एक बार 40 दिए थे, एक बार 50 दिए थे, तो बोले तीनों का एवरेज मिला के कितना आता है, बोला 40, तो बोला 70 किसे दे देगा, पिछला 3 साल का 40 एवरेज जो आएगा उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो, तो प्रीसीडिंग 3, लेकिन रूल फर्दर क्या बोलता है, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू ए कंपनी व्हिच हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन ईच ऑफ द व्हाट 3 फाइनेंशियल, बोला पिछला साल 3 साल दिए नहीं तो अब कहां से दोगे, तो सवाल ही नहीं होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट क्या बोला, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द सम ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड व्हाट फ्री रिजर्व, कभी कभी कंपनी फाइल अकाउंट में ये सवाल भी बन जाता है, आखिर तो लॉ से ही सवाल है, यानी तुम्हारा शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व सब मिला के उसका 10% से ज्यादा डिविडेंड का अमाउंट नहीं होना चाहिए, ओके। एंड थर्ड, आप जो रिजर्व से पैसा निकालोगे shall be first utilized to set up the loss incurred in a what before declaration of what, बोला इस साल 4 लाख लॉस हुआ है, अब रिजर्व से 10 लाख निकाले, तो भाई 4 पहले तो 4 एडजस्ट कर लो, तो बचेगा 6 ही ना, अब 6 में भी ऊपर वाला कंडीशन को भी ध्यान रखना है, तो हिसाब से तीनों का मिला के लोअर होना चाहिए, रूल क्या कहता है, तीनों का लोअर, तो ये कुछ टेक्निकल पार्ट है, और चौथा पॉइंट भी है, रिजर्व से जब निकालोगे तो बैलेंस ऑफ रिजर्व शैल नॉट फॉल बिलो द व्हाट 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल, तो 4 पॉइंट का ध्यान रखा, ठीक है। तो यदि इस साल बहुत कमाया, तो बोला फिर कमा लिया तो क्या सोचना, बोला सर इस साल नहीं हुआ लेकिन हम भी शेयर होल्डर को डिविडेंड क्या करना चाहते हैं, तो बोला पहले से सारा प्रॉफिट बहुत सारा रखे हैं सर, दे सकते हैं, जैसे सवाल सीक्वेंस में देख रहा था कि पहले से क्या है रखे हैं, तो रखे हैं तो दे सकते हैं, तो बोला ठीक है 4 कंडीशन में जो लोअर होगा वो तू दे सकता है। DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यदि डिवेंचर लोन लिए हो तो उसका पैसा भी वापस देना होगा, तो बोलता क्या है कि कम से कम जितना डिवेंचर इशू किए हो, कम से कम नॉट लेस देन 25% उस प्रॉफिट से DRR में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा, उसके बाद जो बचेगा उससे डिविडेंड दो, ओके। फिर कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट,
अब कंपनियां पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, डिपॉजिट लिए हो तो फिर उनका टाइम बीत गया तो वापस दो, उनका टाइम बीत गया तो क्या करो, वापस दो। गुड आफ्टरनून की खबर, ठीक है। अब रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, अब पब्लिक से डिपॉजिट लिया हो, कंपनियां बड़ी बड़ी डिपॉजिट तो लेती है, अब पब्लिक से डिपॉजिट लिए थे, बोले थे 5 साल बाद वापस दोगे, 5 साल बीत गया, दिए नहीं हो, तो डिपॉजिट होल्डर का डिपॉजिट नहीं दे रहे और शेयर होल्डर को डिविडेंड दोगे, बोला ऐसा नहीं कर सकते। यदि डिपॉजिट होल्डर का डिपॉजिट वापस नहीं किए हो तो आप कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे सकती। एंड डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए हो तो फिर एक बैंक में तुम्हें 5 दिन के अंदर उतना रुपया पहले क्या करो, डाल दो, so दैट कि वहां से जाएगा ना, नहीं तो खाली अनाउंस कर दिया और दे रहे ही नहीं हो, अपने धंधे में उसको क्या करो, खटा रहे हो, तो बोला उसका फायदा उसको देना भी तो पड़ेगा, तो बोला पहले तो उस पैसा को अलग से अकाउंट में क्या करो, डाल दो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व। तो ऊपर में थोड़ी देर पहले देखा कि रिजर्व से दे रहे हो, यानी पीएल में आपके पास, यानी इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन रिजर्व्स इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है और अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। However, the company wishes to declare dividend otherwise than as per these rules, उस रूल से हटके, it may do so, रूल से हटके करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना होगा, लेना होगा। And the credit balance, if any, carried in the PL account will be available for the declaration of dividend without with restriction, with word हटा दो, इतना गलती, कितना नंबर पेज, मतलब उस प्रॉफिट को तुम यूज कर पाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड विदाउट, the credit balance if any carried in the PL account will be available for declaration of dividend with restriction if such balance is carried after that. कुछ उड़ा हुआ लग रहा, विदाउट भी रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, the rule framed for the central government in this regard provided that in the event of absence and inadequacy of profit in the any year, dividend may be declared। कहानी थोड़ा फिर गलती लगने लगा भाई, ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है, अलग अलग हो गया, ऊपर वाला तो सही है तो नीचे वाले में अलग अलग क्या हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 को क्या करोगे, सीधा सीधी ठीक है, क्वेश्चन का मतलब नहीं है, कम हो गया। एक्सप्लेन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ व्हाट, ये फिर एक हेडेक वाला है, क्या डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट से दे सकते हो, क्योंकि डिविडेंड तो रेवेन्यू प्रॉफिट से ही होता है, तो कैपिटल प्रॉफिट से देने में कुछ रिस्ट्रिक्शन है,
तो कैपिटल आर दोज कैपिटल नॉट फ्रॉम द नॉर्मल, नॉट फ्रीक्वेंटली अर्न, दीज प्रॉफिट्स आर, कौन सा हो सकता है? पहले तो कैपिटल प्रॉफिट बताया। कंपनी एक्ट क्या बोलता है? डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, ये तो नहीं बोला रेवेन्यू, तो प्रॉफिट रेवेन्यू भी हो सकता है एंड व्हाट। तो जनरल कंपनी एक्ट में कोई सीधे सीधे जनरल रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, सीधे सीधे जनरल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन फिर आगे ज्ञान वही कि कैपिटल प्रॉफिट से यदि डिविडेंड, बट द कैपिटल प्रॉफिट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर व्हाट, तो बोल दिया है कौन कौन सा? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर सेक्शन 78, प्रीमियम का सेक्शन कौन सा है? 78 ही था ना भाई। अब क्रॉस चेक कर जरूरी हो जाता है। कंपनी एक्ट प्रीमियम का सेक्शन कौन सा? फिफ्टी टू, इसमें काटा हुआ है। शुड बी व्हाट? ठीक है, प्रीमियम जो है सिर्फ कुछ पर्पज के लिए होगा, डिविडेंड के लिए वो यूज नहीं कर सकते हो। फॉरफिटेड शेयर से करोगे तो उससे तुम डिविडेंड नहीं दे सकते हो। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन बोला, इसको भी नहीं दे सकते हो। प्रॉफिट फ्रॉम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट ए डिस्काउंट बोला, इससे भी नहीं है। तो नॉर्मली कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड तो नहीं दे सकते हैं। ये सब एक तरह से नाम तो है। ओके, तो डिविडेंड होगा तो किससे? रेवेन्यू से। अब उससे भी बढ़ के बोलता है कैन डिविडेंड बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, का कैपिटल से दे सकता है? बोला कोई मतलब है भाई, यहाँ कैपिटल प्रॉफिट ही नहीं दे रहे, ऊपर से कैपिटल से देने का सवाल कहां से आ गया? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देगी तो क्या है? तो अकॉर्डिंग टू कंपनी नो डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ द वॉट, यदि जाएगा तो सिर्फ करेंट प्रॉफिट से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख करके भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड में अमाउंट टू पेमेंट ऑफ कैपिटल इफ द डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द वॉट। बोला कि इन सब चीजों से डिविडेंड दिए तो माना जाएगा कि आप किससे डिविडेंड दे रहे हो? कैपिटल से ही दे रहे हो, और ये अलाउड नहीं है। अभी तो ऑडिटर को बैठा दिया, ध्यान से देख कहीं डिविडेंड ये लोग इसमें से तो नहीं दे दिया, यानी आप उससे डिविडेंड और इन इन चीजों से भी दोगे तो माना जाएगा कि आपने डिविडेंड किससे दिया है। और यदि ऐसा किए तो फिर बहुत सारा तुम्हारे ऊपर क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर को सबको नुकसान भरपाई करना पड़ेगा, कुछ केसेस में जेल भी जा सकते हो, लीगली फाइन भी हो सकता है। तो ये वाला जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड यदि किया बाहर तो आप उसके लिए लायबल हो जाओगे। कंपनी एक्ट और कुछ केस लॉ है। इंटरिम डिविडेंड किसको कहते हैं? डिविडेंड साल खत्म हुआ, प्रॉफिट हुआ तो दोगे ना। अभी साल खत्म ही नहीं हुआ, पहले ही बोलते हो डिविडेंड ले जा। बोला भाई ऐसा क्या मतलब है, पहले कमा तो ले। बोला ना ना, धंधा जिस हिसाब से चल रहा ना प्रॉफिट होगा ही होगा। धंधा जिस हिसाब से चल रहा है प्रॉफिट होगा ही होगा। 4 ही महीना में हम लोग जम के काम किया है। तो बोला देख पहले प्रॉफिट हो जाने दे, बाद के 8 महीना में नुकसान हो गया तो बोला ठीक है तू दे सकता है 4 महीना से, लेकिन पूरे साल का पहले डेप्रिसिएशन क्या करना होगा? पूरे साल का अभी तक का खर्चा तो माइनस हो ही गया है। तो बोला इंट्रीम, इंट्रीम मतलब बीच में, अभी ईयर खत्म होने के पहले ही, उसको हम लोग क्या कहते हैं?
इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। फिर क्या है, प्रोविजंस रिगार्डिंग अनपेड डिविडेंड, अनपेड, अनाउंस कर दिया कि क्या करेंगे, डिविडेंड देंगे, और लोगों को दिया ही नहीं, तो बोला देख भाई 7 दिन के अंदर तो पहले दे देना होगा। बोला क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर बाय कंपनी हैज नॉट बीन क्लेम्ड विद इन 30 डेज, लोगों ने 30 दिन तक क्लेम नहीं किया, तो 7 दिन के बाद, 30 दिन के बाद जो 7 दिन बाद चला गया, उस पैसे को स्पेशल अकाउंट में क्या करना होगा। फिर एक तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ऊपर 5 दिन लिखा था, ऊपर 5 दिन था ना 7 दिन था, हमको तो 5 दिन दिखा था। पॉइंट नंबर जे, पॉइंट नंबर जे में कितना है, 18 नंबर का, और नीचे फिर 7 दिन लिख दिया। ऐसा ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन है ना, दोनों में से कोई एक तो सही होगा ना भाई, कि दोनों सही हो जाएगा। दोनों में से तो कोई एक तो सही है। तो पेज नंबर 100, कुछ भी भर देता है लोग। ठीक है छे, अब रहा कि अनपेड के बारे में बोलेगा तो क्या करना होगा, थोड़ा सा ढंग का आंसर ढूंढो लगे, ठीक है। अभी मैं ढूंढ नहीं रहा हूं। फिर वही कहानी नीचे है सेक्शन के रेफरेंस में, व्हाट, अनक्लेम डिविडेंड, तो वही तो है जो लोगों ने क्लेम नहीं किया। क्या लिखा है, unclaimed dividend means any dividend or a warrant in respect of their hand has been not been encashed, what, or otherwise which have not been claimed. Once the dividend is declared by company, it becomes the liability of the warrant. And if the dividend warrant should not be dispatched within the 30 days of such declaration. फिर सेंटेंस अलग किया, ठीक ही बोला, यदि डिविडेंड वारंट है तो वो 30 दिन के अंदर डिस्पैच कर देना है। बट वेरी ऑफन द शेयरहोल्डर्स फेल्स टू इनकैश द वारंट ऑन टाइम आफ्टर रिसीविंग द सेम, सच डिविडेंड इज yet to be claimed by the shareholder is known as what, unclaimed dividend is to be distinguished from what, unpaid। अगर दोनों में अलग है भाई, कहा अनक्लेम्ड ये होगा कि हम भेजा था वो पैसा लिया निकाला नहीं, और अनपेड है कि हमने उसे भेजा ही नहीं, तो बोल दिया क्या, व्हाट, अनपेड। ट्रीटमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या बोला, ट्रांसफर टू ए व्हाट, स्पेशल अकाउंट, not been claimed within 30 from the date of declaration, the dividend shall be transferred to the amount of unpaid in a special bank, and the special bank account should be called as, उसका नाम कुछ उस तरह से होगा, and the transfer should be made within 7 days from the date of expiry of 30 days। ये सेक्शन 124(1) है, तो ये तो कुछ हद तक सही लग रहा है, तब तो ऊपर वाला भी सही होना चाहिए था। नीचे वाला पढ़ लेते पहले, वेबसाइट पब्लिकेशन, बोला कि कंपनी विद इन ए पीरियड ऑफ 90 days ऑफ मेकिंग एनी ट्रांसफर ऑन अमाउंट टू अनपेड अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट कंटेनिंग द नेम्स। बोला कि यदि आपका 30 दिन तक कोई नहीं लिया तो 90 days तक नहीं लिया तो क्या करेगा, जो लोग नहीं लिए उनका नाम, एड्रेस और अमाउंट देके वेबसाइट पे क्या करेगा, तो लगा देगा, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑन द वेबसाइट अप्रूव्ड बाय द व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट। Interest for default, the company shall pay interest 12% for the benefit of the shareholders concerned on the amount of unpaid dividend which has not been transferred to the what, स्पेशल अकाउंट में नहीं किए तो, और फिर 7 साल तक पैसा यदि कोई नहीं लिया तो कहाँ ट्रांसफर कर देना होगा, ट्रांसफर इन्वेस्ट एजुकेशन एंड व्हाट। तो इसका मतलब यही था कि 23 नंबर की बजाय 24 नंबर आंसर को ही क्या कर लेना, कैरी ऑन कर लेना। आखिर है तो दोनों में क्या चीज, एक ही है।
ओके, क्लेम करने का नहीं है। देख आजकल क्या है, जब शेयर खरीदो तो आप अपना बैंक अकाउंट सब कुछ तो दिए ही हो, वो आपके अकाउंट में क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। मान लो कि अकाउंट बदल गया, ये कुछ है, तो तुम वापस से कंपनी को मेल करोगे, वो आपको क्या करेगा, दे दिया जाएगा। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, all the shares in respect of which unpaid or unclaimed dividend has been transferred to IEF shall be transferred to this fund along with the what statement। वाह, बोला बढ़िया प्रोविजन। तो सरकार भी बैठ बैठ के हराम का खाती रहती है। फंड नंबर ई क्या बोला, बोला जो लोग डिविडेंड नहीं लिया था ना, बोला उसका शेयर का पैसा भी हम ही को क्या करो, दे दो। बोला जब डिविडेंड भी बोला 7 साल से क्या किया, लिया ही नहीं है, तो उस शेयर को भी हमारे ही अकाउंट में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। बहुत बढ़िया। चलो पेनल्टी, the company shall punish with a fine ranging from 5 lakh rupees to 25 non-compliance with the section of what 124, and every officer who is in default shall be fined from 1 lakh to what 5 lakh. Refund of unclaimed dividend, unclaimed dividend, made provision for refund of unclaimed dividend from IEF persons claiming to be entitled। अब 7 साल के बाद तो ट्रांसफर कर दियो ना, उसके बाद भी यदि कोई क्लेम करने आया तो तुम कंसर्न अथॉरिटी को अप्लाई करके अपना पैसा क्या कर सकते हो, ले सकते हो सकता है कि तुम 7 साल 8 साल से कोमा में था, उसके बाद होश आ गया, तो जाके क्या कर सकता है, ले सकता भाई। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू व्हाट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, नहीं बांटा तो पनिशमेंट इंटरेस्ट ले दे की कहानी यही रहा। समझ लें, है तो आसान। क्या लिखना, क्या यही तो लिखना है, बाकी सबसे तो फिर भी ठीक है भाई। है?